औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम IAS 1 को कंटिन्यू करेंगे और IAS 1 के हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन जाती हैं तो उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, यानी हम उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ मौजूद हैं। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट की डिस्कशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी क्लिप में स्टार्ट करूँगा। आज के क्लिप में मैं एनुअल रिपोर्ट को नहीं ओपन कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं एनुअल रिपोर्ट को आपके सामने डिस्कस करूंगा और मैंने एक लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आपके लिए सिलेक्ट की है। इंशाल्लाह उसको फिर हम कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे और अब ये टाइम आ गया है कि आपको एनुअल रिपोर्ट को भी डिस्कस किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड क्लियरली बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूंकि एनुअल रिपोर्ट बनाने का बुनियादी मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, बाकी इंफॉर्मेशन तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है ना। तो लेकिन आप एक सेक्शन अलग से बनाएं जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, An entity shall identify each component of financial statement, यानी जैसे हमने पूरे 5 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए हैं तो पांचों की डिफरेंट वो हेडिंग्स प्रॉपर्ली दें ताकि यूजर को ये पता लगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंटेंट को कंटेन करती है। An entity shall display the following information permanently and repeat whenever required। ठीक है, यहाँ पे वो बताया नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, ये कंपनी का नाम है। Whether the financial statement are relate to individual entity or group। ठीक है, नॉर्मली अगर ग्रुप ऑफ दी कंपनीज हैं तो फिर आप उसमें ये बताते हैं जरूर कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इंडिविजुअल है या अनकंसोलिडेटेड है। इसको यहाँ पे चलें लिख ले, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो इंडिविजुअल एंटिटी की होती है तो नॉर्मली इस पर लिखा होता है अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड, ये आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड, और ये अगर ग्रुप की होगी तो वो कहलाएगी कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी इंडिविजुअल एंटिटी की है या ग्रुप की है ये बताना जरूरी है। फिर डेट ऑफ द रिपोर्ट है, नॉर्मली ये बताई जाती है कि ये भी मैं एग्जांपल इसी शो करता हूं आपके सामने। फिर प्रेजेंटेशन करेंसी है कि किस करेंसी में फिगर्स हैं, और लेवल ऑफ राउंडिंग है कि मिलियंस हैं, थाउजेंड्स हैं, वगैरह वगैरह। जैसे एग्जांपल आपके सामने दी भी है कि मिलेट ट्रैक्टर जो है ये बेसिकली नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी आ गया। मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी आ गया। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड है। ठीक है, तो ये देखिए ये ग्रुप की आ गई, ये लिखा हुआ है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर एज ऑन दिसंबर 31। ठीक है, ये डेट ऑफ द रिपोर्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद ये आ गई प्रेजेंटेशन, ये देखिए ये PKR, और ये लेवल ऑफ राउंडिंग आ गई, ये देखिए लेवल राउंडिंग। ठीक है, तो ये आप बेसिकली ये तमाम चीजें जो है ये हेडिंग के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिफाइन होती हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जनरल फीचर्स में फेयर प्रेजेंटेशन इन कंप्लायंस विद IFRS। एक एंटिटी को ये अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर इस बात की डिक्लेरेशन देनी होती है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किन बेसिस के अंदर प्रिपेयर किया है, उसने IFRS को कंप्लाई किया है, इस बात का वो इकरार करती है, लिखती है उसमें। डायरेक्टर्स जो है वो इस बात को डिफाइन करते हैं। और फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में IAS कहता है कि द टर्म प्रेजेंट फेयरली मींस द एंटिटी फाइनेंशियल अफेयर्स मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मोर स्पेसिफिकली द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स विल ब्रिंग द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये तीन इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे
तो हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं। नंबर 1 क्या है जी? नंबर 1, दे आर प्रिपेयर्ड इन द गाइडलाइंस आउटलाइंड इन IFRS, यानी वो IFRS के तहत बनाई गई हैं। और IFRS के तहत बनाना इस बात को इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं। दे शुड हैव क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि उसके अंदर, उस इंफॉर्मेशन के अंदर वो इस तरह स्ट्रक्चर्ड होगी वो इंफॉर्मेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए वो ही प्रोवाइड कर रही हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो IAS 8 के मुताबिक डेवलप की गई हैं, उसमें वो गाइडलाइंस डेवलप हैं, गाइडलाइंस डिफाइन की गई है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरीके से डिसाइड करनी है। तो ये वो चीजें हैं, ये जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं जो एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लेती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे। अच्छा, एक नोट है कि एंटिटी कैन नॉट रेटिफाई इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज ईदर बाय डिस्क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज और बाय नोट्स और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। देखें, होता यह है कि आपने अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी गलत अडॉप्ट कर ली है तो उसका बयान कर देना इट डजंट मीन कि आपने कोई अपना मकसद पूरा हो गया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए थी एज पर IFRS वही फॉलो करनी है, तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये ब्रीफ से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक एनुअल रिपोर्ट का एक टूर करवाऊंगा और उस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स फिर हम डिटेल से आगे वाले IAS में जो रिमेनिंग कंटेंट रह गए हैं उसके साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।